हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशन का जो स्टार्टिंग टर्म होता है वो ग्लूकोज से स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जो मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेशन का वो ग्लूकोज से स्टार्टिंग हो जाता है। फर्दर एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शंस होते हैं। इनके बाद में हमारे पास में पायरोविक एसिड मिल जाता है। इस पायरोविक एसिड मिलने की जो प्रोसेस होती है उसी को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, या फिर इसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ईएमपी पाथवे माने एम्डन मेयरहॉफ बर्नस पाथवे। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, ठीक है। इस पूरी ग्लाइकोलाइसिस में कहीं भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस आपको साइटोप्लाज्म में खत्म हो जाता है। फर्दर हाँ, ऑक्सीजन आगे जब जरूरत पड़ती है तो वो आगे जरूरत पड़ती है जब टीसीए साइकिल चलता है। मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जब चलता है, जिसे हम ट्रेप साइकिल बोलते हैं, वहां पर जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, ठीक है। वो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में खत्म हो जाता है। तो हम उसी का डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज से हमें यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में हमारे पास में क्या मिला, CH3C और ये OOH पायरोविक एसिड मिला, ठीक है। और अब दो टर्म लग जाएंगे आपके यहाँ पर, आपका प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो होगा क्या, समझना। यहाँ पर बनता क्या है, C2H5OH एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी निकलती है, ठीक है। यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा और प्लस एनर्जी निकलेगी, ठीक है। ऑक्सीजन की एब्सेंट में है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो इसको क्या बोलेंगे, एनएरोबिक रिएक्शन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये प्रेजेंस में है तो इसको क्या बोलेंगे, एरोबिक रिएक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो ये जो पायरोविक एसिड है वो आगे जाके एंटर कर जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ से आपका जो साइकिल है टीसीए साइकिल एक्टिव हो जाता है, टीसीए साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसी टीसीए साइकिल को क्या बोलते हैं, क्या है ये, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, टीसीए साइकिल जिसे बोलते हैं। इसी टीसीए साइकिल को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। अरे क्रेब्स क्या थे, वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर तो पढ़ा है ये। तो क्रेब्स साइकिल है, ये पूरा कंप्लीट कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ध्यान रखना, एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शंस के जो पहले स्टार्टिंग के जो टर्म होते हैं वो काफी सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसकी बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं अपनी ग्लाइकोलाइसिस की। इस लेक्चर में हम सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एक एक पॉइंट को आप अच्छी तरह से ध्यान दें वहां पर, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो समझना इतना इजी नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। जस्ट आपको ध्यान देना है कि एक टर्म कैसे बना है, हम श्योर आप याद कर लेंगे। देखो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज करता क्या है, पूरा रिएक्शन समझाएंगे। ग्लूकोज आगे जाके, ग्लूकोज क्या करता है, एडीपी, क्या होता है आपका, एडीपी से, सॉरी एटीपी से रिएक्ट करता है, एटीपी से रिएक्ट करता है और बनाता है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाया, ग्लूकोज ने क्या किया, एटीपी से रिएक्ट करा, इससे रिएक्शन करा और बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी भी बनाता है। इसका मतलब यहाँ पर एडीपी भी बनता है। अभी एडीपी बोल क्यों रहे हैं, इसकी डेफिनेशन समझ लो। इसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इसको बोलते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और ये सब हो किस में रहा होता है, ये Mg++ की मतलब मैग्नीशियम के साथ में हो रहा होता है, और इसमें एक एंजाइम भी हेल्प करता है। इस एंजाइम का नाम क्या होता है, हेक्सोकाइनेज,
हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ये आगे क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ध्यान रखना एक और मेन पॉइंट, ये जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको अभी अभी हमने पढ़ा है, इसको हम बोलते क्या है, ये होता है आपका फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन। फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, कि फॉस्फोराइलेशन में हुआ क्या, इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते चले जाते हैं, तभी जाके फॉस्फेट बनता है, ठीक है। अब आगे बनता है आपका, आगे इसमें होता है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, जब आइसोमराइजेशन होता है तो यहां पर बनता है आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, ठीक है। अब आपको ये भी तो याद करना पड़ेगा ना, ठीक है। आइसोमराइजेशन हुआ तो यहां पर बनता है आपका फॉस्फो हेक्सोस आइसोमरेज, इसकी हेल्प से आपका बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ये टूट जाता है। आइसोमराइजेशन का मतलब समझते हैं, समावयवीकरण हो जाता है, उसी के सिमिलर जैसा कोई एक दूसरा आपका क्या बन जाता है, आपका मटेरियल बन जाता है, सबस्टांस बन जाता है। तो यहाँ पर एक कंपाउंड क्या बना, ग्लूकोज से लेकर दूसरे चेन बनी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की। देखो दोनों ही कहीं ज्यादा सिमिलर ही है, तो इसी को बोलते हैं आइसोमराइजेशन। इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे फर्दर स्टार्ट हो जाता है, आगे फर्दर क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपका सेकेंड फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाता है। फॉस्फोराइलेशन, इस फॉस्फोराइलेशन का मतलब समझिए, ये फॉस्फोराइलेशन क्या करता है, अभी फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन में क्या हुआ था, एटीपी और एटीपी बना था। अब दोबारा से ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसके साथ में, एटीपी के साथ में जुड़ेगा, एटीपी के साथ में जुड़ेगा और इसके साथ में रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, फ्रक्टोज 1,6 सॉरी 1,6 डाइफॉस्फेट बना लेगा। क्या बनाया इसने, एटीपी के साथ में जुड़ा और बनाया क्या, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट प्लस एडीपी भी बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, एडीपी भी बनता है। और क्वेश्चन ये आता है कि आगे यहाँ पर क्या बना, तो फिर तो यहाँ पर बनता है, यहाँ पर आपका जो एंजाइम है वो होता है आपका फ्रक्टोकाइनेज। बस आपको ध्यान से देखना, हर एक एंजाइम आपको याद हो जाएगा, कैसे कैसे ये प्रोसेस चल रही है वो भी, ठीक है। तो बना के हमारे पास में एंड ऑफ द मोमेंट ये मिल गया है अभी कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना है, बिल्कुल सिमिलर चेन चलती चली जाएगी। अब देखना, अब मजा आएगा, यहाँ पर बहुत ही मजा आने वाला बात है, क्योंकि यहाँ पर होता है क्लीवेज, और क्लीवेज तो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से। क्लीवेज का मतलब है यहाँ पर विखंडन होने लग जाता है, और विखंडन जब होता है तो यहाँ पर टू कंपाउंड्स बनते हैं, दो मूल के टू कंपाउंड्स बनते हैं, कौन से वो समझिए, किसकी प्रेजेंस में, एल्डोलेज की प्रेजेंस में, एल्डोलेज एंजाइम लिखते जाना, एल्डोलेज आपका एंजाइम है, और इसकी प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल, दो आपके कंपाउंड बनते हैं। एक बनता है थ्री फॉस्फो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और एक और क्या बनता है, तो एक और बनता है आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन फॉस्फेट बनती है। अच्छा, इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, ट्राइयूज फॉस्फेट बोलते हैं, ट्राइयूज फॉस्फेट। मेन इंपोर्टेंट बात कि ये एक दूसरे से रिवर्सिबल चेंज होते रहते हैं, मतलब ये एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, तो वो एंजाइम रहता है आपका ट्राइयूज फॉस्फेट आइसोमरेज। कुछ नहीं याद करना, बस ऊपर से चलती हुई चेन आ रही है, ट्राइयूज फॉस्फेट था तो ट्राइयूज फॉस्फेट आइसोमरेज की हेल्प से ये एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं।
फॉस्फेट ग्रुप इनका चेंज होता रहता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आने वाला जो टर्म है वो भी बड़ा अच्छा है। 3 फॉस्फोग्लिसर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करता है। मींस फॉस्फोरिक एसिड जानते हैं आप, H3PO4, 2 मॉलिक्यूल इनके साथ में रिएक्ट करता है और बना क्या लेता है, वो बना लेता है 1,3 डाईफॉस्फो डाईफॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड क्या बनाया इसने, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाया, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, आप इसके साथ में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ में 2 मॉलिक्यूल के साथ में इसने क्या किया है, रिएक्शन किया है, ठीक है। ये क्लीवेज समझ में आया। अब ध्यान रखना, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है यहां से, इस वाली टर्म से समझना, यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका फॉस्फोराइलेशन। फिर से फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन बोले या फिर इसको बोल देते हैं हम क्या, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। ध्यान रखना कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से। समझो, इस डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है इसमें हाइड्रोजन तो जरूर निकलेंगे ही। तो होता क्या है, ये रिएक्ट करता है आपका 2NAD से, मीन्स क्या है ये न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, और क्या है ये आपका डाई न्यूक्लियोटाइड, इससे रिएक्ट करता है और हमारे पास में क्या बचता है, 2NAD तो बचते ही बचते हैं और 2 हाइड्रोजन इसमें निकल जाते हैं, ठीक है, इसके साथ में। और यहाँ पर पूछा जाता है कि बताओ यहाँ पर एंजाइम क्या था, तो एंजाइम याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा लिखो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब देखो डिहाइड्रोजिनेशन था तो डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम की उपस्थिति में बन क्या जाता है आगे, 1,3 था तो आगे बनेगा 1,3 डाईफॉस्फो डाईफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड बनता है। क्या बना, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये कैसे बना हुआ है, ये पूरी प्रोसेस आपको रटनी पड़ेगी, रटना तो नहीं है लेकिन हाँ, यहाँ से हमने समझाया बस वही चीजें समझते चले जाइए। हमने फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन तक कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। बना क्या है हमारे पास में, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसके बाद में क्या बनेगा, इसके बाद में आपका स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बना क्या है हमारे पास में 1,3 डाई, यहां से लिख देते हैं 1,3 डाईफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड। कुछ नहीं है, बस समझना है आपको, ठीक है। देखो देखो यहाँ पर क्या है, यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है एक और चीज जो आपको समझने वाली, मजा आएगा पढ़ने में। देखो समझना, यहां से आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट एटीपी जनरेशन। अब कह रहे होगे ये क्या है फर्स्ट एटीपी जनरेशन, यहाँ पर एटीपी का जनरेशन स्टार्ट हो जाता है, एटीपी का बनना स्टार्ट हो जाता है। कैसे, अब तक हम क्या कर रहे थे, एटीपी से एडीपी बन रहा था, अब एडीपी से एटीपी बनेगा। कैसे, देखो यहाँ पर बनेगा आपका एडीपी से ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, एडीपी से रिएक्ट करेगा, लेकिन 2 एडीपी होंगे यहाँ पर, और एडीपी से रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या, 2 एटीपी। क्या बनेगा पर हमारे पास में 2 एटीपी। और आगे देखते हैं इसमें रिएक्शन में जो एंजाइम है वो कौन सा हेल्प करेगा, तो वो एंजाइम होगा आपका फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरिक एसिड
काइनेज, ये आपका एंजाइम यहाँ पर हेल्प करेगा। फिर आगे बना क्या देगा, देखो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था, तो अब बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बात समझ में आ रही है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया है। अब देखो, अब इसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा इसमें आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन मतलब फिर से जो हमने अभी पहले हम पढ़ते आ रहे थे किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था, तो वही बनेगा, यहाँ पर भी आइसोमराइजेशन हुआ, तो मतलब समावयवीकरण हुआ। तो समावयवीकरण हुआ तो आगे क्या होगा, आगे बनने वाला है आपका, आगे बनने वाला है आपका 2 फॉस्फो ग्लिसरिक 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये बात समझ में आ रही है कैसे बना है ये, ठीक है। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया यहाँ पर, मींस आइसोमराइजेशन हुआ था, मींस समयावयवीकरण हो गया यहाँ पर। समयावयवीकरण का मतलब होता है थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है मॉलिक्यूल में। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना के हमारे पास में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल बनते हैं, ठीक है। फिर बना, आप पूछा जाएगा यहाँ पर एंजाइम कौन सा था, तो फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ पर सही तरह से बना लेना, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की प्रेजेंस में बनता है हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बना, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब आगे क्या बनेगा ये समझो, ठीक है ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया है। अब नेक्स्ट बनेगा हमारे पास में, इसमें होने लग जाएगा अब डिहाइड्रेशन। क्या बनेगा, डिहाइड्रेशन होने लग जाएगा, डी, ठीक है। देखो स्टेप सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से आपको कौन कौन से एंजाइम बनते चले जा रहे हैं। अब डिहाइड्रेशन यहाँ पर हुआ, ये हमने अपने आप ही टर्म निकाले हुए हैं, अदरवाइज आपसे टर्म नहीं निकलेंगे, आप पढ़ लेंगे तो निकाल लेंगे। डिहाइड्रेशन निकला हुआ, डिहाइड्रेशन का मतलब है इसमें वाटर का क्या होगा, निकलना होगा, यहाँ से वाटर क्या होगा, निकला जाएगा। तो इस रिएक्शन से आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर वाटर निकलेगा सबसे पहली बात तो यहाँ पर सबसे पहले 2H2O, 2H2O यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, क्या निकल जाते हैं, 2H2O यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, किसकी किसकी प्रेजेंस में निकलते हैं, तो वो है आपका इनोलेज एंजाइम, इनोलेज, इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2H2O बाहर निकल जाते हैं, और बन क्या जाता है आपका 2 फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड। बन क्या गया हमारे पास में 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। अब हम लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं जहां पर पायरुविक एसिड बनने ही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जब इसमें आगे कन्वर्जन होता है, ठीक है, अब देखो हमारे पास में फर्स्ट एटीपी जनरेशन स्टार्ट हुआ था, यहां पर स्टार्ट होता है सेकेंड एटीपी जनरेशन, सेकेंड एटीपी जनरेशन। सेकेंड एटीपी जनरेशन में होता क्या है कि यहाँ पर एडीपी आएंगे दो, और ये एडीपी के साथ में आके मॉलिक्यूल क्या करेगा, जुड़ जाएगा, मीन्स ये रिएक्ट करेगा एडीपी के साथ में, बना लेगा 2 एटीपी, और 2 एटीपी के साथ में और क्या बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा पायरुविक एसिड, यहाँ पर बन जाएगा आपका पायरुविक एसिड, किसकी हेल्प में, तो बनेगा आपका पायरुविक एसिड काइनेज। पायरुविक एसिड काइनेज एंजाइम की हेल्प से क्या करेगा, 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड एडीपी से जोड़ेगा और बना लेगा पायरुविक एसिड प्लस 2 एटीपी,
ठीक है। पायरुविक एसिड को क्या बोलते हैं? CH3COCOOH, ये रहा आपका पायरुविक एसिड। ग्लूकोज के हर एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाते हैं, 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं। ठीक है, याद रखना, इसका बेसिक मतलब यही है। ठीक है, और ध्यान रखना एक मेन पॉइंट, जहां से हमारे पास में क्लीवेज स्टार्ट हुआ था, ये वाला जो क्लीवेज का पोर्शन है, ये जो क्लीवेज पोर्शन है, यहाँ पर सभी जो मॉलिक्यूल्स बने होंगे वो सभी 2 मोल के होंगे। कितने मोल के होंगे? 2 मोल के। यहाँ पर लिखते रहना, ये 2 मोल, 2 मोल्स के थे ये, और ये भी 2 मोल्स के। ठीक है, और ये भी 2 मोल्स का था। यहां से यहां तक ये सभी 2 मोल के बनते हैं। ठीक है, तभी तो 2 मोल का बोला जाता है ना। ये भी 2 मोल के होंगे, ये भी 2 मोल के, ये भी 2 मोल के थे, और यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल थे, और ये भी यहाँ पर आगे जाके हमें 2 मोल प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आया इतना प्रोसेस? सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर कौन कौन से स्टेप चले हैं यहाँ पर, कौन कौन से, अगर जैसे कि फर्स्ट एटीपी जनरेशन का मतलब क्या था? एटीपी यहाँ पर बना। सेकंड एटीपी में यहाँ पर भी एटीपी बने। डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन का डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस हो गया, वाटर का लाइसिस हुआ। आइसोमराइजेशन का मतलब आइडेंटिकल चीजें बनी। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीजें हैं, आपको नोट डाउन करनी है और अच्छी तरह से समझ लेना है। ओके, टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस।